जो आप लोगों को एक्सरसाइज करना था, एडजॉइंट तक हमारा डिस्कशन हो गया था। एडजॉइंट की सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिया था पहले क्लास में, है ना। एडजॉइंट हो गया, मल्टीप्लिकेशन और सारी बातें हो गई। एडजॉइंट यहाँ पर देख सकता। एडजॉइंट के लिए जो हमने डिस्कस किया था, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या था, ए और एडजॉइंट ऑफ ए का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई के बराबर, करेक्ट। अब ये जो ए है, जैसे एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एक ऑपरेशन नहीं करता मैथमेटिक्स, क्या नहीं करता, डिवीजन नहीं करता। तो अगर मुझे ए को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, ए क्या है बेसिकली मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है, आपका एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है, कोई भी ऑब्जर्वेशन का कौन से ऑर्डर में, रेक्टेंगुलर मैनर में जब आप अरेंज करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। मतलब बेसिकली एक प्रोसेस है, जैसे फंक्शन एक प्रोसेस होता है। तो किसी फंक्शन को आप दूसरी तरफ ले जाते हो तो इनवर्स होके जाता है। तो सेम वे कोई मैट्रिक्स दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होके जाएगा, इनवर्स होके जाएगा। तो ए को अगर मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ तो उसको ऐसे लिखूंगा मैं, ए इनवर्स। ये डिवाइड में तो जा नहीं सकता, तो इसलिए दूसरी तरफ जाएगा तो कैसे जाएगा, इनवर्स होके जाएगा, ए इनवर्स इनटू आई। ये तो कांस्टेंट है। किसी भी मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो तो क्या मिलेगा आपको, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। तो कांस्टेंट वैल्यू को तो मैं डिवाइड में लेके जा सकता हूँ ना, तो कांस्टेंट वैल्यू को इस तरफ ले जाऊंगा तो कहां पर जाएगा, डिवाइड में। ये ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो कैसे जाएगा, इनवर्स होगा। अब किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उस मैट्रिक्स को कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि आई का काम क्या होता है, 1 का। इसका कि आपको क्या मिला, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये आपकी कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने की फॉर्मूला होगी। किसी भी मैट्रिक्स का अगर मुझे इनवर्स फाइंड करना है तो कैसे करूंगा, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट को उसी के डिटरमिनेंट के साथ डिवाइड कर दूंगा। बट सीधी बात है कि किसी का भी इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। डिवाइड में 0 आ गया ना तो वैसे ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर किसी का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। और जिसका दो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को बताया गया, कौन सा बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसीलिए जब इनवर्स का कोई कंसेप्ट आप पढ़ते हो तो हर बुक में सबसे पहला सेंटेंस ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स सिर्फ तभी निकलेगा जब वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ए जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट। इट मींस कि अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले मैं उसका डिटरमिनेंट चेक कर लूंगा। पता चला मैंने एडजॉइंट ऑफ ए किया, माइनस भी निकाला, कोफैक्टर्स भी निकाला, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकाला, उसका ट्रांसपोज किया तो मुझे एडजॉइंट मिलेगा। वो सब कर लिया, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, पता चला 0 आया। तो ऊपर की तो पूरी मेहनत पानी की चली गई, फालतू का टाइम पास हो गया। इसीलिए हम क्या करेंगे, हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले निकालेंगे। अगर वो 0 नहीं आए तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, और 0 आए तो क्या लिख के आ जाएंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता।
क्लियर, राइट। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा। एडजॉइंट हमने ढूंढा इसलिए था बिकॉज मुझे इनवर्स चाहिए था। इनवर्स क्यों चाहिए था वो आगे का टॉपिक में पता चलेगा, बट एडजॉइंट क्यों ढूंढ रहे थे हम लोग अभी तक क्लास में, क्योंकि मुझे इनवर्स फाइंड करना था, राइट। उसके लिए मुझे एडजॉइंट की जरूरत पड़ती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी, आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किए, इनवर्स फाइंड करके वापस उसका इनवर्स कर लिया तो क्या आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये सीधी बात है भाई, किसी का इनवर्स निकालने का वापस उसका इनवर्स निकालोगे कहाँ पहुंच जाओगे, किसी जगह पहुंच जाओगे। सेकेंड, ए और बी का मल्टीप्लाई करने के बाद आप इनवर्स निकालोगे। जैसे आपको ध्यान होगा ट्रांसपोज में रिवर्स होता है मल्टीप्लाई, एडजॉइंट में भी इनवर्स में रिवर्स होता है। ए बी का इनवर्स का आंसर बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के बराबर होगा। ये आपको वेरीफाई करिए दे सकते हैं, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन से, टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन ए बी दे देते हैं, फिर बोलते हैं इसको वेरीफाई करके दो। तो वेरीफाई करना हो तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड अगर चेक करेंगे तो ए और बी का प्रोडक्ट कर लेंगे, ए और बी का प्रोडक्ट करने के बाद उसका इनवर्स निकालेंगे, राइट। और इंडिविजुअल इनवर्स जब निकालोगे तो आपका राइट हैंड साइड में किसको मल्टीप्लाई करना है, बी इनवर्स इनटू, तो दोनों सेम आना चाहिए। जैसे ट्रांसपोज में ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है सिमिलरली ए बी का इनवर्स बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स होगा। थर्ड, ए और ए इनवर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो या ए इनवर्स इनटू ए को मल्टीप्लाई करते हो आपका आंसर सेम ही होता है। मतलब जैसे एडजॉइंट कॉम्बिनेटिव रूल को फॉलो करता है, ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर उतना ही होता है जितना एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए का होता है। वैसे ही ए और ए इनवर्स का प्रोडक्ट उतना ही होगा जितना ए इनवर्स इनटू ए का होगा। किसके इक्वल आता होगा ये प्रोडक्ट? किसी भी नंबर को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आएगा? 5 को 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना होगा? 1। यहाँ पर 1 मतलब कौन? आई। तो सीधी बात है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आ जाना है? आई आ जाना है। तो इसका हम ये बोल सकते हैं कि कभी मैं सोल्व करते करते ए एक मैट्रिक्स था, बी एक मैट्रिक्स था, दोनों को प्रोडक्ट किया मैंने तो आई मिला। तो इसका क्या सेंस निकालूंगा मैं, इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकालूंगा? बी जो है वो ए का इनवर्स है। भाई दो का प्रोडक्ट अगर आई आ रहा है तो कब पॉसिबल है? जब एक दूसरे के इनवर्स हो। अच्छा, एक बीच में मैंने सबसे लास्ट में और एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स लिखा था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या था वो? A into A transpose equal to I, A into A transpose equal to I। तो वापस उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो बोलते ही है, पर इसका मतलब भी क्या हो गया? A एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका खुद का ट्रांसपोज ही उसका इनवर्स भी है। A into A ट्रांसपोज के अंदर I आंसर आ रहा है तो A ट्रांसपोज A का क्या बना? इनवर्स बना। ठीक है, तो अगर कोई भी दो का प्रोडक्ट अगर I आ रहा है तो तभी पॉसिबल है जब दोनों एक दूसरे के इनवर्स होता है। फोर्थ, अब मुझे ए इनवर्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहिए। ए इनवर्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहिए। ए इनवर्स को ऑलरेडी फॉर्मूला है मेरे पास। अब मुझे अगर ए इनवर्स का डिटरमिनेंट चाहिए तो मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट अप्लाई करता हूँ। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए और पूरे का डिटरमिनेंट। अभी एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे लिए? एक मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को आप एक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, तो जब एक कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो सबके साथ एक साथ डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद हमने उसको क्या बना लिया? डिटरमिनेंट। तो उस डिटरमिनेंट में जब वो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो कांस्टेंट होगा वो जब बाहर आएगा तो कितनी बार बाहर आएगा? n टाइम्स। कितनी बार बाहर आएगा? n टाइम्स। अगर n बाई n का अगर ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए n टाइम्स बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। इससे हो जाए कौन सा प्रॉपर्टी है कि भाई मैट्रिसेस के अंदर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, जब डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो हर रो में से अलग अलग बाहर आता है। इसकी कल ही प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर, और ऑलरेडी नीचे डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n है, यहाँ पर n है, यहाँ पर n-1 है, कट हो जाएगा तो 1/, नीचे बच जाएगा
इसका मतलब क्या हुआ कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो ए इनवर्स निकालो ही मत, क्यों निकालना है, ए का डिटरमिनेंट निकाल तो उसका रेसिप्रोकल कर लो। अगर आपको ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना होगा तो आपको ए इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्या करना है, ए का डिटरमिनेंट निकाल के उसी का ही रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, फिर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया उसके बाद उसका इनवर्स निकालोगे या पहले इनवर्स निकाल लोगे और फिर ट्रांसपोज करोगे, आपके आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांसपोज करने के बाद इनवर्स निकालो या इनवर्स निकालने के बाद ट्रांसपोज निकालो, मेरा आंसर सेम ही होता होगा। तो मेन इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है काम की, एक तो ये रिवर्स वाली और एक ये, बाकी तो सब नहीं भी किसी ने पढ़ाया नहीं हो तो भी समझ में आता है। इनवर्स करोगे तो क्या होगा, वापस सेम जगह पहुंच जाओगे, राइट। किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आता है। 1 मतलब कौन, आई। ओके, तो ये आपकी इनवर्स की जो 5 प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप लोगों को कभी भी किसी का इनवर्स फाइंड करना होगा तो सबसे पहले क्या करोगे, क्या करेंगे, सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, एडजॉइंट पहले नहीं निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया, 99.99% केस में नहीं आएगा, बट कभी अगर आ जाए तो अपने लिए तो अच्छा ही आ गया, तो लिख के आ देंगे भाई एग्जिस्ट नहीं करता, सेटल नहीं करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों की लोगों को 4.4 एक्सरसाइज में स्टार्टिंग के थोड़े क्वेश्चंस में एडजॉइंट निकालना है या एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है। फिर 7-8 क्वेश्चंस में इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए फिर आप ये मेथड अप्लाई करोगे। एडजॉइंट कैसे निकालना पहली बार हो चुकी है तो मैं वापस उसको रिपीट नहीं कर रहा। फिर इसके अंदर एक आध क्वेश्चन, एक जो मैंने आपको बता रहा था कि भाई वेरीफाई का भी क्वेश्चन है, जिसमें अंदर 12 क्वेश्चन ए में 6 दिया हुआ है, 3725 बी दिया हुआ है, 687 ने बोला है कि वेरीफाई करके दो ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स होता है। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव हो तो फिर वो पूरा प्रोसीजर करना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव हो तो 2x2 में प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एडजॉइंट कैसे निकालते कल ही बता चुका हूँ। कैसे निकालते याद कराओ, प्रिंसिपल को इंटरसेक्ट कर लेंगे, सेकेंडरी का साइन बदल देंगे। फिर इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बोला गया कि ए जो है वो 3 1 -1 2 है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ जो किसके बराबर है, 3 1 -1 2 के बराबर है। और सबसे पहले बोला है कि प्रूव दैट a square minus 5a plus 7 equal to 0, hence find a inverse। तो पहले आप लोगों को ये प्रूव करने के लिए बोला है कि a square minus 5a plus 7 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो अगर a square minus 5a plus 7 अगर लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए, a square का मतलब क्या होगा, a को a के साथ ही मल्टीप्लाई, 3 1 -1 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई, 3 1 -1 2 के साथ। 5a का मतलब क्या हो गया, a को 5 से मल्टीप्लाई, 15 5 -5 10, 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई, 7 i के साथ कुछ भी दिया तो बाय डिफॉल्ट 1 है। 1 मतलब कौन, i मतलब 7 0 0 7। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को मैट्रिक्स का, तो क्या मिलेगा, 9 -1 तो 8, 3 + 2 तो 5, -3 -2 तो -5, -1 + 4 तो 3। मल्टीप्लाई तो आता ही हम लोग को। और यहाँ पर अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। जितने भी बाकी मैट्रिक्स है उनका भी ऑर्डर क्या है, 2/2। तो क्या मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ, ये तो कंडीशन है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए।
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जाएगा तो 8 माइनस 15 माइनस 7 प्लस 7 0 5 माइनस 5 0 प्लस 0 0 माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 5 0 प्लस 0 तो वो भी 0 हो जाएगा 3 माइनस 10 माइनस 7 प्लस 7 0 तो या तो वो एलिमेंट कर गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 0 वही प्रूव करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो प्रूव हो गया। अब बोला है कि हेंस हेंस मतलब जो आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो उसको यूज करो और क्या निकालना है ए इनवर्स। आप अगर डायरेक्ट उस फॉर्मूला से निकाल लोगे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए से तो आ तो जाएगा बट वापस कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको करना क्या है जो आपने यहाँ पर प्रूव किया है उसी को यूज करना है और कहाँ पहुंचना है ए इनवर्स। तो कैसे पहुंचूंगा वो सिंपल है भाई मुझे ए इनवर्स पे पहुंचना है मुझे ए इनवर्स पे पहुंचना है तो मैं पूरे स्टेटमेंट को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ए इनवर्स तो लाना ही पड़ेगा तो ए इनवर्स से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए माइनस 5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 इंटू ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। तो ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स तो क्या आ जाएगा 0। ए इनवर्स इंटू ए का प्रोडक्ट आई तो क्या बचा आई इंटू ए इनवर्स इंटू ए आई ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स की आई तो 1 है तो क्या बचा 7 इंटू ए इनवर्स आई इंटू ए तो ए माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल टू 0। तो 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 5i माइनस है ये दोनों को तरफ शिफ्ट कर लेता 5i का मतलब क्या हो जाएगा 5 0 0 का ए आपको क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है 3 1 माइनस 1 2 इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 5 माइनस 3 2 0 माइनस 1 0 माइनस ऑफ माइनस 1 5 माइनस 2 3 और ये 7 डिवाइड में भी है और 7 हर एक के साथ डिवाइड में जाएगा 2/7 माइनस 1/7 1/7 है ये आपका ए इनवर्स आ गया और आपने देखा होगा ए इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने वो फॉर्मूला तो कहीं यूज ही नहीं किया ना मुझे करना है पर हाँ उसको आप वेरिफिकेशन के लिए हिसाब से चेक कर सकते हो भाई ये जो आंसर है वो सही है कि नहीं। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है हमारे ए इनवर्स की एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इसका डिटरमिनेंट कितना होगा तो डिटरमिनेंट कितना होगा 3 to the 6 माइनस ऑफ माइनस 1 तो 7 और उसका एडजॉइंट क्या होगा शॉर्टकट पता है आपको प्रिंसिपल डायगोनल पे इंटर से सेकंड डायगोनल का साइन बदल दूंगा माइनस हो जाएगा यहाँ पर ये 7 हर एक के साथ डिवाइड में जाएगा तो क्या हो गया 2/7 माइनस 1/7 1/7 3/7 क्लियर। तो आप लोगों के कुछ एक्सरसाइज में लास्ट के 13 15 16 ये सब ऐसे ही क्वेश्चन है पर 15 16 में ही है कि ये जैसे स्क्वायर के टर्म में प्रूव करना है उसमें क्यूब के टर्म में प्रूव करना है एक क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू तो थोड़ा लंबा होगा एक क्यूब होगा तो एक को कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा 3 बार और वो भी 3/3 का मैट्रिक्स दे रखा है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते तो फिर वो 4-4 मार्क के भी क्वेश्चन होते हैं तो होता सिंपल है बस कैलकुलेशन में ध्यान देना है उसमें मिस्टेक नहीं करनी ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ऐसा है इसके अंदर 14 क्वेश्चन आप मुझे बस बता दो करोगे कैसे। बोला ए एक मैट्रिक्स है 3 2 1 1 का राइट और बोला कि ए और बी स्मॉल ए और स्मॉल बी फाइंड करके दो फॉर विच ए स्क्वायर प्लस ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी आई का आंसर 0 हो जाए। मुझे स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू चाहिए जिसके लिए स्टेटमेंट वैलिड होना चाहिए। तो कैसे करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी आई का आंसर 0 चाहिए तो पहले किसको निकालोगे सीधी बात ए स्क्वायर को निकाल लूंगा। ए स्क्वायर क्या होगा ए को अगर ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा 3 2 1 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 3 2 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये ए कैसी वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कैपिटल ए के साथ तो क्या होगा 3a 2a a और a
फिर बी को आई से मल्टीप्लाई करो, बी 0 0 बी। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पहला है 3 into 3 9 9 plus 2 11, वो 11 इन दोनों के साथ एड भी होगा, मैं एक साथ लिख रहा हूँ एक स्टेप। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट 11 plus 3a plus b, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या होगा 6 plus 2 तो 8 8 plus 2a plus 0, तो 8 plus 2a। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 plus 1 4 4 plus a plus 0, तो 4 plus a रहेगा। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 plus 1 3 3 plus a plus b, और ये पूरा मैट्रिक्स किसके इक्वल दिया हुआ है सामने 0, मतलब कौन नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लूं 2 by 2, तभी इक्वेट कर पाऊंगा। तो 0 0 0 0 कितना अननोन है, तो दो इक्वेशन से काम हो जाएगा। किसी को भी जैसे इसको इसके साथ इक्वेट करोगे तो 8 plus 2 है 0, तो a कितना, या फिर इसको इसके साथ करोगे तो भी a इक्वल टू कितना आएगा -4, तो a मुझे पता चल गया -4 है। बाकी 3 plus a plus b कितना है 0, तो 3 plus a plus b 0 है, जिसमें a आपका -4 है, -4 plus 3 तो -1 उत्तर देगा, तो b इक्वल टू 1, तो a भी आ गया b भी आ गया। वैसे सिंपल से क्वेश्चन है आपको टेक्स्ट बुक में, आगे तो मतलब पूरा इनवर्स वाला लिख लो। तो ऊपर आपने टाइटल क्या मारा था इसके ऊपर, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, लिखा तुमने।
आप लोगों की टेक्स्ट बुक में थर्ड चैप्टर के थर्ड एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन क्या दिया कि लेट ए एक मैट्रिक्स गिवन है, बी एक मैट्रिक्स गिवन है, सी एक मैट्रिक्स गिवन है। फिर पूछा गया फाइंड ए मैट्रिक्स डी, फाइंड ए मैट्रिक्स डी सच दैट CD माइनस AB इक्वल टू 0। आपको डी एक मैट्रिक्स पता करना है जिसके लिए CD माइनस AB का आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। और उन्होंने ये थोड़े एग्जांपल में तो उन्होंने जो मेथड फिर भी मैं आपको समझाया तो वो नहीं करना चाहिए वो भी बता देते, वो नहीं करना चाहिए आपको इजी में बताता हूँ। उन्होंने क्या किया कि CD माइनस AB को 0 प्रूव करना है, C ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। तो C ऑलरेडी दिया हुआ है तो D जो मैट्रिक्स लोगे वो बोला नहीं गया कि कौन से ऑर्डर का होगा, बट हमें पता चले कि कौन सा ऑर्डर लेना पड़ेगा, 2/2 ही लेना पड़ेगा। क्यों 2/2 लेना पड़ेगा, 2/3 भी तो ले सकता, देखो ऑर्डर 2/2 है, मल्टीप्लिकेशन का तो काम इसलिए होता है कि इसका नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। 2/3 लेता तो भी तो चलता, क्या प्रॉब्लम आता? अगर 2/3 लेता तो जो आंसर आता वो क्या आता, 2/3 का ऑर्डर, और ए और बी दोनों 2/2 है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, तो फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, प्रोडक्ट तो हो जाता बट फिर सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। इसीलिए ऑप्शन ही नहीं है, डी को क्या लेना पड़ेगा, 2/2 का मैट्रिक्स, और फिर उसको ये पूरा चारों एलिमेंट को कंसीडर कर लिया ए बी सी। ए दिया हुआ है, एक को सिर्फ शिफ्ट कर लेता हूं तो 2 - 1 3 4, और बी दिया हुआ है 5 2 7 4। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या मिलेगा, 2/2, सामने भी क्या मिलेगा, तो आप इक्वेट कर पाओगे, कितने रिलेशन मिलेंगे, 4, कितने अननोन है, 4 रिलेशन, 4 अननोन, सोल्व करोगे तो एबीसीडी की वैल्यू आ जाएगी। बट वो 4 इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा प्रोडक्ट करने के बाद, राइट। वैसा नहीं कोई बहुत टफ नहीं है, बट हाँ इससे मतलब कि थोड़ा लेंथी है, उससे अच्छा है इस मेथड से ज्यादा बेटर है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको CD इक्वल टू AB दिया हुआ है ना, ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करवाना है, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, D की। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, D की। पहले A और B को तो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, वो तो कर ही लेते हैं अपने, तो A और B को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 और -7 तो 3, करेक्ट, 4 और -4 तो 0, 15 और 28, 15 + 28 ना, तो 15 + 28 43, फिर सेकंड और सेकंड कॉलम 6 + 16 22। ये हुआ, आपको फाइंड क्या करना है, डी। आपको फाइंड क्या करना है, डी। तो अगर डी फाइंड करने तो सी को उस तरफ भेज देता हूँ, तो मुझे डी चाहिए। तो सी जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी इनवर्स, और सी का इनवर्स। अच्छा एक चीज ध्यान में रखना, जिस ऑर्डर में, जैसे इसको आप उस तरफ लेके गए, ये उसी ऑर्डर में जाएगा जिस ऑर्डर में ये लेफ्ट हैंड साइड में, जिस ऑर्डर में, मतलब अभी ये सी कौन से ऑर्डर में, मतलब कौन से ऑर्डर में, फर्स्ट नंबर पे, तो उस तरफ भी जाएगा तो फर्स्ट पे ही जाएगा। आप गलती से भी उसको सी को इसके बाद नहीं लिख सकते, क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कॉम्बिनेटोरियल रूल को फॉलो नहीं करता है। ABC इक्वल टू D हो और मुझे B फाइंड करना हो तो मैं A और C को तरफ शिफ्ट करूंगा। जब मैं A और C को जब उस तरफ शिफ्ट करूंगा तो A जब उस तरफ जाएगा तो फर्स्ट ही नंबर जाएगा, और C जब उस तरफ जाएगा तो थर्ड ही जाएगा। अगर यहाँ फर्स्ट है तो सामने भी फर्स्ट ही जाएगा, यहाँ थर्ड है तो सामने भी थर्ड ही जाएगा, उसको आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कॉम्बिनेटोरियल रूल को फॉलो नहीं करता। अगर आपने ऑर्डर चेंज किया आपका आंसर गलत आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर भी सी जब जाएगा तो पहला ही मैट्रिक्स होके जाएगा यहाँ पर, और सी का इनवर्स, इसका इनवर्स को फिर फाइंड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 8 2 -5 -3 डिवाइड बाय, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसका जब आप लोग फाइंड करोगे तो 16 - 15 1, डिटर्मिनेंट ऑफ C 1 आ गया, और 3 0 43 22।
इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। ये समझ में आया ना? डी किसके बराबर हुआ था? सी इनवर्स इनटू 304322 और वो सी इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। सी इनवर्स कितना देगा? एडवेंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और उसको फिर आप सोल्व कर दोगे को तो मल्टीप्लाई कर ही लोगे। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 24 माइनस 215 है ना? 24 माइनस 215, फिर ये 0 माइनस 110, ये -9 प्लस 86, -9 प्लस 86, यहाँ पर 0 प्लस 66, ये 24 माइनस 215, सॉरी 24 माइनस 215 माइनस 191 और -9 प्लस 86 79, सॉरी 77, यहाँ पर -110 और यहाँ पर 40। तो ये आप लोगों को डायरेक्टली डी का मैट्रिक्स मिल गया। आप वो एबीसीडी लेके भी कर सकते हैं, फिर नहीं कर सकते, बट ये भी एक ऑप्शन है कि इसको भी आप लोग माइंड में रख सकते हो कि भाई कौन सा इजी होगा उसी हिसाब से काम कर लो। माइंड बस ध्यान क्या रखना है, जब भी आप किसी मैट्रिक्स को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। अब ये जो पूरा हम लोगों ने मैट्रिक्स डिस्कस किया कि भाई मैट्रिक्स क्या होता है, उसके मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, क्यू सिमेट्रिक, एडजॉइंट, इनवर्स, तो ये सब क्यों किया, अब उसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। ये सब करने के पीछे का पर्पस क्या था? तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, बट अपने को तो सिलेबस में वही डिस्कस करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। और ये एप्लीकेशन जिस मैथमेटिशियन ने बताया है उसका नाम था मार्टिन, इसलिए उसको मार्टिन रूल भी बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों को सिलेबस में क्या है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपके पास और एक अप्रोच है मैट्रिक्स। जैसे अगर आपको अगर ऐसे दिया जाए 2x plus y equal to 4 and x minus y equal to 2, और बोला जाए x और y की वैल्यू निकाल के तो आराम से निकाल लोगे ना। एलिमिनेशन मेथड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? दोनों को ऐड कर लेता हूँ, 3x equal to 6 तो x equal to 2 तो y equal to 0, x 2 r और y 0 r। अब यही चीज को आपको मैट्रिक्स से करना है। अब आपको ऐसे सोल्व करके नहीं देना, वो देंगे आपको कि इस इक्वेशन को सोल्व करके तो बाय यूजिंग द मैट्रिक्स, तो आप ऐसे नहीं करके आ सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना, ये दोनों स्टेटमेंट को आप क्या करोगे? मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे। इन दोनों को कैसे करोगे? मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे। मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे? भाई आपको क्या करना है, पहला एक मैट्रिक्स बनाना है जिसके अंदर आप कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाओगे। x का कोएफिशिएंट कितना है? 2, और इस कोएफिशिएंट ऑफ y 1, वापस x का कोएफिशिएंट कितना है? 1, y का कोएफिशिएंट क्या है? -1। बस ध्यान ये रखना, x के नीचे x का ही कोएफिशिएंट आएगा, y के नीचे y का ही कोएफिशिएंट आएगा। काफी बार आप लोगों को कंफ्यूजन के लिए y पहले दिया होता है, तो फिर हम x के नीचे y का कोएफिशिएंट लिख के आ जाते हैं, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स किसका होगा? सारे कोएफिशिएंट का, राइट। सेकंड, अच्छा इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। पहले आप लोगों का कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा, फिर यहाँ पर आपका वेरिएबल का मैट्रिक्स होगा, बिकॉज उस कोएफिशिएंट के साथ x और y भी तो चाहिए, और सामने कौन चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन है? 4 and 2। अच्छा ये 4 and 2 का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 1। तो इस तरफ भी आंसर क्या आना चाहिए? 2 क्रॉस 1। तो 2 क्रॉस 1 लाने के लिए यहाँ पर जब वेरिएबल लिखूंगा तो उसका ऑर्डर क्या रखना पड़ेगा? 2 क्रॉस
1 क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो सेम होंगे तभी मल्टीप्लाई हो सकता है ना, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। और वो मल्टीप्लाई होगा तो उसका ऑर्डर क्या मिलना चाहिए, 2 क्रॉस 1, तभी तो इक्वेट कर पाओगे। तो यहाँ पर 2 क्रॉस 1 मतलब आपके वेरिएबल को वैसे लिखना पड़ेगा आपको। पहला मैट्रिक्स किसका बनाएंगे, कोएफिशिएंट का, बस ध्यान क्या रखोगे, x के नीचे x का कोएफिशिएंट, y के नीचे y का कोएफिशिएंट। सेकंड मैट्रिक्स किसका निकलेगा, वेरिएबल का, उस वेरिएबल का ऑर्डर 2 क्रॉस 1, राइट, और सामने कांस्टेंट का मैट्रिक्स, राइट। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 2x + y पहला एलिमेंट और सामने इक्वल करोगे तो वापस 2x + y = 4 और x - y = 2। यही आना भी तो चाहिए था, उसी को तो हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। ये इक्वेशन को क्या किया हमने, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे ढूंढना क्या है, तो ये मुझे नहीं चाहिए। अगर ये नहीं चाहिए तो उस तरफ ले जाओगे, और अगर उस तरफ जाएगा तो क्या होके जाएगा, इनवर्स। उस तरफ जाएगा तो क्या होके जाएगा, इनवर्स। तो x और y यहाँ पर बन जाएगा 2 1 1 -1 का इनवर्स, और किसके साथ मल्टीप्लाई, 4 और 2 के साथ। इसका इनवर्स बताओ, -1 2 -1 -1 डिवाइड बाय -2 -1, ये भी तो होगा। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज, सेकेंडरी डायगोनल के साइन बदल दिया। अब ये जो मैट्रिक्स है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 2 के साथ। अब आपके पास दो ऑप्शन है, पहले ये -3 से सारे एलिमेंट को डिवाइड कर लो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, पर वो नहीं करना चाहिए। पहले क्या कर लेना चाहिए, मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, फिर 3 से डिवाइड करना चाहिए, है ना, -3 से। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -4 -2 -4 -2 -6 -4 + 4 0 डिवाइड बाय -3 दोनों के साथ डिवाइड होगा तो -6 अपॉन -3 2 0 बाय -3 0। ये किसकी इक्वल आया, x और y के लिए, x और y के इक्वल, दोनों का ऑर्डर से मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो x = 2 एंड y = 0। तो हमारा आंसर हो गया ना, आए समझ में। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपके पास और एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं मार्टिन्स रूल या फिर एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसके अंदर आपको दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो दो ही इक्वेशन होंगे, पर मेरी सबसे इसके चांसेस कम है, आपको 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन देंगे। तो 3 वेरिएबल होंगे, इक्वेशन भी कितने होंगे, 3। जैसे अगर आपको दिया हुआ है कि x - 2y + z = 1, 2x + y - 2z = 2, x + 2y + z = 3, ऐसा कुछ दे देंगे। फिर बोलेंगे x y z की वैल्यू फाइंड करके तो बाय यूजिंग मैट्रिक्स। तो मुझे सिर्फ मैट्रिक्स बना के दो। पहला मैट्रिक्स क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, 1 -2 1 2 1 -2 1 2 1, क्या ऑर्डर हुआ। तो फिर यहाँ पर जो वेरिएबल का जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या लूंगा, 3 क्रॉस 1। तो क्या होगा यहाँ पर x y z, और आंसर 1 2 3 कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स, इसका भी ऑर्डर क्या है, इसका आंसर भी तो 3 क्रॉस 1 ही आएगा। इसको प्रोडक्ट करोगे तो वापस ही इक्वेशन ले जाना है। आपको क्या ढूंढना है, x y z। तो अगर आपको x y z ढूंढना है तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा, उस तरफ देगा तो क्या होके जाएगा, इनवर्स। और इसका इनवर्स फिर आप लोग को ढूंढने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। सब कुछ मतलब वो 3 से, कौन से 3 से, पहले माइनस, फिर कोफैक्टर, फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, उसके बाद उसका ट्रांसपोज, और उसके पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए सोल्व कर लेना चाहिए। इसका जब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालूंगा तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हैं डायरेक्टली। अब तो फर्स्ट को लेकर सोल्व कर लेता हूँ। 1 जब लूंगा तो रो छोड़ूंगा, कॉलम छोड़ूंगा। 1 -4 तो 1 + 4 5 5 × 1
5 into 1 5, फिर जब ये -2 लूंगा तो बीच में ऑलरेडी एक -2 होगा, तो बीच में ऑलरेडी एक माइनस होगा। साइन कैसे होते हैं, प्लस माइनस प्लस ना, तो माइनस माइनस प्लस 2, रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, 2 माइनस माइनस प्लस 2 4, फिर जब 1 लूंगा तो रो छोड़ूंगा कॉलम छोड़ूंगा, 4 minus 1 3, ये हो जाएगा 4 plus 5 9 plus 3 12, सही है। 2 into 4 आ रहा था, 2 into 4 आ रहा था, तो 8 plus 5 13 plus 3 तो 16, ओके ये 16 हुआ। अब मुझे ऊपर क्या चाहिए, एडजॉइंट, एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए होगा, सबसे पहले माइनस, उसके बाद उसका मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, उसके बाद उसका, मैं वो सब कुछ इसी यही कर लेता हूँ, इसके क्वेश्चन नहीं लिख रहा, आप लोग लिखना अपने एग्जाम में। 1 का माइनस जब निकालोगे तो 1 का माइनस क्या होगा, रो छोड़ोगे कॉलम छोड़ोगे, 1 माइनस माइनस प्लस 4, तो 1 plus 4 5, यहाँ पर जो माइनस होगा वही मेरा कोएफिशिएंट होगा, क्यों, तो पावर इवन है, 1 plus 1 2, तो यहाँ पर कितना है 5, 1 का माइनस भी 5, 1 का कोएफिशिएंट भी 5, और उसका ट्रांसपोज भी करोगे तो ये एलिमेंट अपनी जगह चेंज करने वाला नहीं। -2 का माइनस, रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 plus 2 4, ये माइनस आया, तो कोएफिशिएंट कितना होगा -4, क्योंकि पावर 4, कौन सा एलिमेंट है ये, मतलब C12 या A12 नहीं, तो 1 plus 2 3 हो जाएगा, और फिर ट्रांसपोज भी किया होगा तो -4 यहाँ आएगा, करेक्ट। इसका माइनस, रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, 4 -1 3 माइनर हुआ, और उस एलिमेंट का माइनर एंड कोएफिशिएंट सेम ही होगा, और ट्रांसपोज करने पर 3 यहाँ जाएगा। अब 2 का माइनस, रो कॉलम छोड़ दिया, -2 तो -4, ये तो माइनर हुआ -4 कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर माइनस का डिफरेंस रहेगा, और ट्रांसपोज किया होगा तो यहाँ का कोएफिशिएंट यहाँ गया होगा, 1 का कोएफिशिएंट, रो कॉलम छोड़ा, ये 1 -1 0 0 पे क्या फर्क पड़ता है, प्लस माइनस, फिर इसका माइनस, रो कॉलम छोड़ा तो 2 माइनस ऑफ -2 प्लस 4, ये माइनस प्लस 4 है कोएफिशिएंट, इसका माइनस का कोएफिशिएंट में फर्क पड़ेगा ना, 8 2 3 8, तो फर्क पड़ेगा, इसका कितना आया था +4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करने पर यहाँ पर आ गया, सही है। 1 का कोएफिशिएंट, लोअर कॉलम थोड़ा 4 -1 3, और माइनर भी वही होगा, कोएफिशिएंट भी वही होगा। 2 का माइनस, -2 -4, ये तो माइनस से आया -4 कोएफिशिएंट, +4, क्योंकि यहाँ पर साइन का डिफरेंस आएगा, और फिर 1 का कोएफिशिएंट, मतलब 1 का माइनस पहले तो 1 +4 5, और यहाँ पर तो माइनस का कोएफिशिएंट, इसको फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 के साथ, क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 + 8 13 13 + 9 22, -4 0 12 8 3 -8 3 - 8 कितना हो गया, -5 + 15 10, और इस सबको किससे डिवाइड हो रहा है, 16 के साथ, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 22/16 तो 11/8, 8/16 तो 1/2, 10/16 तो 5/8, ये सब कुछ किसके बराबर है, x/z के बराबर है। इक्वेट कर सकता हूँ, इक्वेट करूंगा तो x किसके बराबर, 11/8 y किसके बराबर, 1/2 z किसके बराबर। इतनी मेहनत करने के बाद, ये तो मेहनत के बीच में लिखा नहीं, वरना आप तो माइनस भी लिखोगे, कोएफिशिएंट भी लिखोगे, सब कुछ लिखने वाले है ना, और
पूरी मेहनत होने के बाद फिर ये आंसर है तो लास्ट में वेरिफिकेशन मत भूलना, एटलीस्ट पता तो चले कि सही किया है कि गलत किया है ना। अगर गलत होगा तो जो करेक्शन होगा कर लेंगे अपने। तो इसको पुट करके वेरिफिकेशन क्या, कोई भी इक्वेशन का पुट करके चेक कर लो ना सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले मैं पुट करता हूँ 11/-1 2 × 1/2 तो 1 हो जाएगा, प्लस z होगा तो 5/8 11/8 प्लस 5/8 16/8 तो 2 2 - 1 1 से ये बराबर है। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन को अगर आपको सोल्व करना है तो आप मैट्रिक्स की हेल्प से कर सकते हो। उसके लिए आपको इनवर्स चाहिए, उस इनवर्स के लिए आपको एडजॉइंट चाहिए, इसलिए हम लोगों ने एडजॉइंट फाइंड किया था, उस पे इनवर्स फाइंड कर उस इनवर्स को भी यूज करना है। ये आप लोगों को सब्जेक्ट 2 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं। 2/2 का आने के चांसेस कम है, 3/3 का आने का चांसेस ज्यादा है कि क्वेश्चन ज्यादा टाइम लगता है, तो मार्क्स भी उस पर देते हैं आप लोग को 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बस लास्ट में वो एक बार बस वेरीफाई कर लेना जब भी आंसर आएगा तो सही तो आ रहा है ना। अब इसका ऑब्जेक्ट ये आ गया समझ में, अगर आ जाया करे तो क्वेश्चन तो कैसे करने से कोई डाउट हो तो पहले बता दो, फिर इसका एक दूसरा पार्ट बताता हूँ आगे समझ लो। पहले किसका मैट्रिक्स कोएफिशिएंट, उसके बाद वेरिएबल, उसके बाद कांस्टेंट, उसके बाद कांस्टेंट, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव वे में ये क्वेश्चन, और सीधी बात ऑब्जेक्टिव में ऐसा थोड़ी पूछेंगे कि इक्वेशन देख के बोलेंगे मैट्रिक्स से सोल्व करके जो फिर ऑप्शन दिया उनको क्या पता कैसे सोल्व करना, इसलिए ऑब्वियसली सब्जेक्टिव में ही आएगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में क्या आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में मैट्रिक्स में 2 ही मेन टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक वो सारी प्रॉपर्टीज है एक्सपेंड की जो प्रॉपर्टीज या इनवर्स की प्रॉपर्टीज, और दूसरा जो अब मैं बता रहा हूं कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंट इक्वेशन एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। किसको कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं, किसको इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं, ये आप लोगों को पता है क्यों पढ़ा। अच्छा, ये अभी बात किसकी चल रही है, लीनियर इक्वेशन की बात चल रही है, राइट। लीनियर इक्वेशन की जब हम बात करें तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ये 2 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन देगा, ये लाइन इन स्पेस देगा, ये 3D है, ये स्पेस में आपको लाइन देगा, पर देगा तो वो भी लाइन है क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। अब कोई भी लाइन हो, फिर वो 2D में हो या 3D में, उसके पास 3 ही ऑप्शन है, या तो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर लेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, दूसरा ये हो सकता है कि भाई दोनों लाइन ही कोइंसिडेंट है, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन है, तो कितने सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट। ऐसा दे पड़ा था आपको अभी तो, इसमें यूनिक सॉल्यूशन, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और तीसरी क्या पॉसिबिलिटी, नो सॉल्यूशन। कब, एंड बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, एंड बोथ द लाइन्स आर पैरेलल। ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। जिस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं, वेदर इट इज एन यूनिक सॉल्यूशन और एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड कंसिस्टेंट इक्वेशन। को कौन से इक्वेशन बोलते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन। और जिनके सॉल्यूशंस नहीं होते हैं उनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। आपको वो इक्वेशन देख के ढूंढना है, मतलब डिसाइड करने की जो इक्वेशन गिवन है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। 2 डायमेंशन में देंगे, मतलब 2 वेरिएबल वाले देंगे, वो तो देख के पता चल जाता है कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। क्यों, बिकॉज़ 2 डायमेंशन होगा तो उसको तो विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसा दिखता है। ये सपोज है, मुझे कोई पूछे कि कंसिस्टेंट होगा इसका, तो हमने फाइंड कर लिया तो पता चले यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। अगर नहीं भी अगर ये फाइंड करता तो भी सिर्फ कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी कैसे ही बोल सकते हो आप लोग। ये दोनों लाइन क्या कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट का मतलब क्या कि दोनों इक्वेशन सेम होना चाहिए ना। सेम कब होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। दिखने में अलग दिखता होगा, उनका रेशियो सेम हो, पर ऐसा तो नहीं है। पैरेलल भी नहीं है, क्योंकि पैरेलल होता तो स्लोप सेम होता। स्टेटमेंट पढ़ चुका हूं 11
तो पैरेलल लाइन में से किसका डिफरेंस होता है? कांस्टेंट का। इसमें ऐसा नहीं है, तो पक्की बात है कि यूनिक सॉल्यूशन ही देगा। तो 2D को देख के पता चल जाता है। समझ आया जो बोला आपने? पैरेलल नहीं है क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पैरेलल होता है तो स्लोप सेम होता है, तो सिर्फ किसका डिफरेंस होना चाहिए? कांस्टेंट का। वैसा नहीं है तो पैरेलल तो नहीं, मतलब सॉल्यूशन तो देगा। अब सॉल्यूशन दो टाइप के हो सकते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी? दोनों लाइन सेम हो जाए। सेम कब होगा? जब उनका कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू, वैसा भी नहीं है तो फिर ये कंफर्म यूनिक सॉल्यूशन देखो। यूनिक सॉल्यूशन देगा तो कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट देता तो भी कंसिस्टेंट है। पर उधर 3D है, मतलब जिसमें 3 वेरिएबल है, तो 3D में से स्पेस में लाइन ड्रॉ करना है, वो कैसे डिसाइड करोगे? क्योंकि वहां पर पैरेलल जैसा आपको देख के नहीं समझ में आता, क्योंकि वहां पर स्लोप जैसा होता ही नहीं, वहां पर डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, मतलब अलग ही कंसेप्ट होते हैं सब कुछ। तो वहां पर आपको देख के नहीं समझ में आता है कि वो कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। तो फिर आप लोगों को उसको कंसेप्ट से, मतलब आपको एक पूरा प्रोसीजर होता है, वहां से निकालना पड़ता है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। वैसे क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में आएंगे, राइट? पहले समझ लेते हैं, हमारे पास 3 मैट्रिक्स बनते हैं। कौन कौन सा? पहले एक ए मैट्रिक्स बनेगा जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। ओके। सेकंड मैट्रिक्स बनेगा आपका एक्स, मतलब वेरिएबल का मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। थर्ड मैट्रिक्स को बी नाम दे देता हूं, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। जब आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो 3 मैट्रिक्स बनाते हो। सबसे पहले कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर वेरिएबल का मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर कांस्टेंट का मैट्रिक्स बनाते हैं। हमें लास्ट में फाइंड क्या करना होता है? वेरिएबल की वैल्यू, मतलब एक्स को हम एक तरफ रखते हैं, ए को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। ए को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा? x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, और वो जो ए इनवर्स है उसकी फॉर्मूला हमें आती है। ए इनवर्स किसके बराबर होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और वो एडजॉइंट ऑफ ए किसके साथ मल्टीप्लाई होता है? बी के साथ। तो x किसके इक्वल आ गया? x मतलब वेरिएबल का मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब जो भी कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट इनटू कांस्टेंट का मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये आप लोगों का लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का एक तरह से फॉर्मूला हो गया या कंसेप्ट हो गया, ठीक है? अब हमारा स्टार्ट होगा यहां से, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी को जो होता है एक मैट्रिक्स देगा, बट ए का डिटरमिनेंट आपको एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। ए का डिटरमिनेंट जब आपको कांस्टेंट वैल्यू देगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है? आप क्या करोगे? जब भी आपको कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी चेक करना होगा तो सबसे पहले कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बना और उसका डिटरमिनेंट निकालना। कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बना के उसका क्या करना है? डिटरमिनेंट निकालना है, क्योंकि डिटरमिनेंट आप लोगों का डिनोमिनेटर में, यहाँ से सारी बातें चालू होगी। ए का जब डिटरमिनेंट होगा तो ए का डिटरमिनेंट को लेके मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? या तो 0 नहीं होगा या तो 0 होगा। इस चार्ट को अच्छे से समझ लो, क्योंकि एक चार्ट आप लोगों को पूछने वाले हैं, मतलब इस चार्ट के रिलेटेड क्वेश्चन। डिटरमिनेंट ऑफ ए के पास 2 ऑप्शन है, या तो नॉट इक्वल टू 0 होगा या तो इक्वल टू 0 होगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं हुआ तो फिर न्यूमरेटर कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, न्यूमरेटर क्या देने वाला है आपको? मैट्रिक्स। कौन से ऑर्डर का? कौन से ऑर्डर का? तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा? अभी 3/3 की बात कर रहे हैं ना, अपने 3 वेरिएबल वाली बात कर रहे हैं, तो 3 वेरिएबल वाली बात करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3 ना। बी का ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 1, तो दोनों का प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 1, राइट? तो जब 3 क्रॉस 1 होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी मुझे कुछ ना कुछ मैट्रिक्स देगा 3 क्रॉस 1 में। वो मैट्रिक्स मुझे कुछ भी दे, क्या फर्क पड़ता है? मैं बोलता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी ने मुझे 0 1 0 दिया, बट डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, मतलब उसकी कोई वैल्यू है, सपोज 5 है, तो 5 तीनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। 0/5, 1/5, 0/5।
तो क्या हो गया ये 0 1/5 0 किसके साथ इक्वेट हो रहा होगा सामने, तो XYZ की यूनिक वैल्यू तो मिलेगी। ये कंफर्म हो गया ना कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो ये आपको यूनिक सॉल्यूशन ही दे सकता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो कंफर्म है कि वो आप लोगों को यूनिक सॉल्यूशन ही देगा। यूनिक सॉल्यूशन ही देगा मतलब कंफर्म है कि वो आपको कंसिस्टेंट इक्वेशन ही देगा, मतलब कंसिस्टेंट इक्वेशन दिए हुए हैं तभी तो यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। मुझे क्या करना, मुझे सिर्फ चेक करना होगा, इक्वेशन देंगे ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। मैंने उसका डिटर्मिनेंट निकाला, नॉट इक्वल टू 0 है, मैं लिख के आ जाऊंगा कंसिस्टेंट है, मैं कुछ करूंगा नहीं आगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो उसके बाद मैं एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नहीं ढूंढूंगा, तो मुझे ढूंढना नहीं, मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये बताना है कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट इक्वेशन है कि इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। तो अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो ऊपर कुछ भी, इनफैक्ट मैं बोलता हूं ऊपर सारे 0 आ गए तो भी क्या फर्क पड़ता है, तो XYZ तीनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो भी तो यूनिक सॉल्यूशन ही तो है, राइट। प्रॉब्लम आती है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 बन जाता है। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो डिनोमिनेटर 0 बना, जब डिनोमिनेटर 0 बना तो फिर आप लोगों को न्यूमरेटर भी चेक करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बना तो मेरे पास डिनोमिनेटर 0 बना, ऊपर कोई अगर वैल्यू आता है तो मैं बोलता हूं अनडिफाइंड हो जाएगा। बट मैथमेटिक्स में 0/0 करके एक इंडिटरमिनेट फॉर्म भी तो होता है, लिमिट में पड़े थे आप लोग, तो इसलिए आप लोग को न्यूमरेटर भी चेक करना पड़ेगा। एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 0 तो उस केस में आप चेक करोगे आपका एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी का आंसर क्या आ रहा है। दो ऑप्शन है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, पहले नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स ले लेते हैं और फिर इक्वल टू नल मैट्रिक्स ले लेते हैं। दो ही ऑप्शन होंगे। अगर 2 0 हुआ और 1 1 हुआ तो उसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। नल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जब तीनों 0 है। तो अगर वो नल मैट्रिक्स नहीं है, मतलब तीनों 0 नहीं है, तो ऊपर कोई वैल्यू आया इसका मतलब, बट नीचे तो 0 है, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका चीज के कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट। अगर हमारा डिनोमिनेटर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया बट मेरा न्यूमरेटर का जो मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स नहीं बना, तो फिर ऊपर कोई वैल्यू है नीचे 0 है, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड हो जाएगा मतलब उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाले, वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएगा। पर अगर आपका न्यूमरेटर भी 0 बना, नल मैट्रिक्स बना, मतलब ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, तो उसके तो वापस दो पॉसिबिलिटी बनेगी, उसको वापस दो पॉसिबिलिटी बनेगी। या तो वो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा या तो वो नो सॉल्यूशन देगा। कब, जब आपके पास 0/0 का फॉर्म बनेगा। अगर 0 नहीं है ऊपर और नीचे 0 है तो फिर सॉल्यूशन नहीं होगा, कंफर्म है। पर अगर ऊपर भी 0 आया नीचे भी 0 आया तो उस केस में दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे सकता है या तो फिर नो सॉल्यूशन दे सकता है। अगर उसने इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिया तो कंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएगा, और अगर नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएगा। पर ये पता कैसे चलेगा, यहां तक तो चलो आ गया। स्टेट कैसे होंगे, सबसे पहले चालू कहां से करूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता चला नॉट इक्वल टू 0 तो फिर कुछ करना ही नहीं, लिख के आ जाना यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है, बात खत्म। पर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया तो फिर आपको पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी भी ढूंढना पड़ेगा। आपको एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी अगर लकीली नल मैट्रिक्स नहीं आया तो एटलीस्ट इतना पार्ट हो गया भाई, नल मैट्रिक्स नहीं है बट नीचे 0 है तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। सबसे लंबा कब पड़ता है, जब नीचे भी 0 आता है ऊपर भी नल मैट्रिक्स आता है, तो फिर 0/0 का फॉर्म बना तो वापस ये दो केस देता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो वो कैसे पता करें कोई इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, तो आपको क्या करना है केस में, जब यहाँ तक पहुंच जाए ये भी 0 ये भी 0, तब ये दोनों में से कौन सा कैसे पता चलेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि भाई एक दो वैल्यू नहीं है, फिर तो इनफाइनाइट वैल्यू से भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, मतलब XYZ का कोई कांस्टेंट नहीं हो सकता, राइट। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में कि अगर इसके पहले से अज्यूम करके चलेंगे, अगर ये हुआ
ये हुआ तो पहले से मैं अज्यूम करके चलूंगा कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है। ये मेरा एजम्पशन गलत भी हो सकता है, और अगर गलत हुआ तो क्या बन जाएगा? नो सॉल्यूशन। ऑप्शन दो ही है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन। मैं क्या अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है। अगर मेरा एजम्पशन सही हो गया तो ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है। अगर एजम्पशन गलत हो गया तो नो सॉल्यूशन दे रहा है। पर वो कैसे पता चलेगा कि मेरा एजम्पशन सही है कि गलत है? तो सिंपल है भाई, अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है तो लेट z इक्वल टू k। समझ ये इक्वेशन एक बार एग्जांपल के हिसाब से दे रहा हूँ। अभी मान के चलो कि इसका डिटर्मिनेंट पे 0 आया नहीं था, आपको मान के चलना है कि इसका डिटर्मिनेंट पे क्या आया था? 0। इसका एडजॉइंट ऑफ a into b भी क्या है? 0। तो पता कैसे चलेगा कि इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन? बस वो समझा रहा हूँ। आप क्या करोगे, पहले से किसी एक वेरिएबल को k ले लो, क्योंकि x y z की कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होने वाली। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या, बदलते रहने वाला है ना? तो बहुत सारे पेयर्स होंगे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उसी को तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलोगे, राइट? तो मैंने z को क्या ले लिया? k कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तब आपके वेरिएबल बचे कितने? जब मैंने z को k ले लिया, z को कोई कांस्टेंट मान लिया, तो वेरिएबल कितने बचे? तो कितने रिलेशन थे आपको सोल्व करने के लिए? दो है। कितने इक्वेशन? 3। मैं 3 में से कोई भी 2 यूज कर लूंगा, जो भी ठीक लगे आपको। सपोज मैं फर्स्ट सेकंड यूज कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? x माइनस 2y इक्वल टू 1 माइनस k। अब तो z कांस्टेंट है तो सामने भेज देता हूँ, और दूसरा इक्वेशन नीचे वाले ही ले लेता हूँ। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 2k। ठीक है, क्या किया मैंने? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मान के चलना, इसलिए मैंने z को k लिया है कि भाई z तो कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, राइट? z को k लिया तो मेरे पास वेरिएबल दो ही बचे, x और y। 3 इक्वेशन है, जरूरत ही नहीं मुझे 3 की, मुझे 2 इक्वेशन से मेरा काम हो जाएगा। तो 3 में से कोई भी 2 इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। मैं फर्स्ट और सेकंड यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड को जब मैं यूज करूंगा तो मैं इन दोनों को जब सोल्व करूंगा तो मुझे x और y की भी वैल्यू मिलेगी। किसके टर्म में? k के टर्म में, है ना? जैसे नॉर्मली आप एलिमिनेशन मेथड को जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ऐड करूंगा तो y कट हो, मतलब जैसे नॉर्मली कर दो y कट हो जाएगा, किसकी वैल्यू मिलेगी? x की। किसके टर्म में? k के टर्म में। उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करूंगा तो y भी किसके टर्म में मिलेगा? k के टर्म में मिलेगा, राइट? एक बार मान लेते हैं कि x की वैल्यू आई मेरे पास 3 प्लस 2k/4। आसान ही रहोगा तो सिर्फ आप अज्यूम कर लो। और y आ रहा है सपोज 4 माइनस k, और z को तो क्या लिया था मैंने? k। z k है, k क्या है आपका? कोई भी रियल वैल्यू। तो k को अगर मैं 1 लूंगा तो x और y कुछ मिलेगा मुझे 1 के रिस्पेक्ट में। k को अगर मैं 2 लूंगा तो मुझे x और y कुछ बदल जाएगा, और ये वो जो सारी वैल्यू होगा, k को बदलते जाऊंगा तो मुझे कितनी वैल्यूज मिलेगी? और वो सारी की सारी वैल्यू फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगी। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज़ वही से लाया आपने। सोल्व किसको किया? फर्स्ट एंड। तो वो जितनी भी वैल्यूज होगी वो इनफाइनाइट वैल्यू जो फर्स्ट और सेकंड को तो सेटिस्फाई करता ही होगा। बट आपको सिर्फ पहले दोनों का सॉल्यूशन चाहिए या तीनों का सॉल्यूशन चाहिए? थर्ड को तो आपने यूज ही नहीं किया, तब क्या करोगे? मेरा एजम्पशन सही है कि गलत हो कैसे पता चलेगा? ये तीनों वैल्यू x y z को किसमें पुट कर लूंगा? थर्ड इक्वेशन। अगर सेटिस्फाई कर गया, अगर यहाँ पर रखा a में सब कुछ कटो के 3 ही आ गया तो सेटिस्फाई कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब मेरा एजम्पशन सही है। कितने सॉल्यूशन हो गए? इनफाइनाइट। अगर उसने थर्ड को सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर मेरा एजम्पशन गलत है। तो फिर कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? क्लियर? किसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी? जिसके सॉल्यूशन हो, फिर वो यूनिक सॉल्यूशन हो तो भी, और फिर वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो भी, राइट? और कैसे पता करेंगे? तो ये चार्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। चार्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी जानना है। वैसे कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी आप दोनों तरीके से जान सकते हो। अभी मैंने आपको मैट्रिक्स बताया, जिसके बाद जब डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत डिटरमिनेंट पढ़ाई दिया, बट उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ाऊंगा वापस, तो उसका भी एप्लीकेशन यही है। तो तब उसको दूसरी तरीके से अपने देखेंगे। पर कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वैसे ही रहने वाली है कि सॉल्यूशन होगा यूनिक या इनफाइनाइट तो उसको कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलेंगे, और सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में कैसे आ सकता है? ये ऑब्जेक्टिव में आपको नॉर्मली कैसे देते हैं? ये ऑब्जेक्टिव में नॉर्मली जब आपको देते हैं ना, तो वो इस तरह से आपको देते हैं। ये आपको पूछते नहीं कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, वो आपको देते ही क्वेश्चन इस तरह से है
थोड़ा अजीब टाइप के इक्वेशन दे देते हैं 3x + 4y - z = 1 x + ky। मैं अजीब टाइप का नहीं दे रहा हूँ, मैं ऐसे फॉर्मूला को समझाने के लिए। इस इक्वेशन देने का बोल दिया जाएगा पहले से कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एन मोर देन वन सॉल्यूशन। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज मोर देन वन सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू फाइंड करके दे। एक से ज्यादा सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। भाई लाइन के एक सॉल्यूशन ही हो सकता है, अगर उससे ज्यादा है तो फिर डायरेक्टली कितने हैं? जैसे अपने उसको पढ़ते थे ना आइडेंटिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि अपने बोलते थे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन 2 सॉल्यूशन है, तो फिर कितने होते हैं? इनफाइनाइट होता है। सेम वे लीनियर इक्वेशन में अगर मोर देन वन सॉल्यूशन बोला है तो फिर ऐसा होगा नहीं कि 2-3 सॉल्यूशन है। लाइन कैसे 2-3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं? फिर वो एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो इनडायरेक्टली कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? बेसिक कंडीशन यहाँ से चालू करते जो नेसेसिटी कंडीशन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, इनडायरेक्टली ये दे रखा है कि इसका कोएफिशिएंट का जो डिटरमिनेंट होगा 3 4 -1 1 k 2 2 -1 3, इसको क्या लेके चलना है? इसको 3 के, सॉरी यहाँ पर 3 के होगा ना, 3 के कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। तो इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी, जो आपको फाइंड करना होगा। या फिर ऐसा बोल देंगे कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओनली वन सॉल्यूशन, तो ओनली वन सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू, तो भी मैं ये करूंगा डिटरमिनेंट ऑफ ए को 0 ले लूंगा। सपोज इसको 0 लेने पर k की वैल्यू 1 और 2 मिली तो मैं बोलूंगा कि मेरे को जो k चाहिए होगा ऑल द रियल वैल्यू एक्सेप्ट, क्योंकि 1 2 पे वो 0 दे रहा है, मुझे 0 नहीं चाहिए। आया समझ में? ये लिख लीजिए, चार्ट समझ के लिख लो। मतलब आप लोग कैसे लिखोगे ये पहले, ये एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, उस पर एक एग्जांपल लिख लो साथ में, जिससे आपको पता चले कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। फिर ये कंसिस्टेंसी लिखना।
मिनट देखना लिखना मेरे इसमें जैसे जिसमें सॉल्यूशन फाइंड करना होगा उसमें या तो इक्वेशन आप लोगों को दे रखा होगा, जैसे इसमें मैंने दे रखा है, या तो इक्वेशन अगर नहीं दिया होगा तो वर्ड में प्रॉब्लम नहीं होगा, जहाँ से इक्वेशन की हमें खुद बनाना है वो बहुत आराम से बन जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल में आपको इसमें दिया हुआ है, बोले कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, तो आप क्या करने वाले, लेट बी 3 नंबर्स आर x y and z, तो पहले इक्वेशन का क्या हो गया x plus y plus z equal to 6। फिर बोला है if we multiply third number by 3, if we multiply third number by 3 and add second number to it, we get 11। तो क्या दिया है, if we multiply third, मतलब पहले x plus y plus z 6 आ गया, उसके बाद वापस सुनो, if we multiply third number by 3, तो थर्ड नंबर बाय 3 मतलब z को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 3z हुआ, एंड एड सेकंड नंबर टू इट, तो प्लस y को बोला है कि 11 आंसर आ रहा है, तो y plus 3z इक्वल टू 11 दे रखा है। फिर बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, तो x plus z we get double of the second number, तो x plus z equal to 2y, मतलब x minus 2y plus z equal to 0। तीन इक्वेशन आ गए, फिर इसे सोल्व कर लेना, ठीक है। वर्ड में अगर देंगे तो इक्वेशन बना लेना। फिर ये कैसे दिया हुआ है, तो इसमें क्या करोगे, अगर ऐसे इक्वेशन ये बोले सोल्व करके दो, और इक्वेशन ऐसे लिखा है 2x plus 3y plus 10z equal to 4, 4x minus 6y plus 5z equal to 1, 6x plus 9y minus 20z equal to 2। तो इसको सोल्व करके दीजिए बाय यूजिंग मैट्रिक्स, तो क्या करोगे, क्या फर्क पड़ता है इसलिए, तो जो वेरिएबल में मैं x y z यूज कर, तो उसके अगर मैं 1/x 1/y 1/z यूज कर लूंगा, ये जो मैंने x y z यूज किया तो उसकी जगह पर क्या यूज कर लूंगा, 1/x 1/y 1/z, तो 1/x 1/y 1/z के साथ फिर कंपेयर करोगे, उसके रेसिप्रोकल कर लेना तो x y z मिल जाएगा। या तो फिर आपको लगता है वो सब हमें नहीं समझ में आता, तो ठीक है, तो 1/x को आप अज्यूम कर लो कि लेट 1/x इक्वल टू p, 1/y इक्वल टू q, 1/z इक्वल टू r, तो जो आपको अच्छे लगते वैसे इक्वेशन लिखेंगे, 2p plus 3q plus 10r equal to 4, 4p minus 6q plus 5r equal to 1, 6p plus 9q minus 20r equal to 2। फिर इसको सोल्व कर लेना, इसमें फिर इक्वल से pqr यूज करोगे, फिर जब pqr आएगा उसको यहाँ पुट करोगे तो वापस करना तो रेसिप्रोकल ही है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों की टेक्स्ट बुक में जितना भी मैट्रिक्स बता दिया, आप लोगों का सेकंड लास्ट एक्सरसाइज यही एप्लीकेशन और कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी और मिसलिनियस में जैसे थोड़े मिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप पहले तो इसको सोल्व करो। सिर्फ आप लोगों को अभी क्या नहीं करना है, थर्ड और फोर्थ चैप्टर वाला अगर एनसीईआरटी की बात करो तो सिर्फ एक एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते, 4.2 बाकी सब कर पाओगे। वो 4.2 बेसिकली डिटरमिनेंट एप्लीकेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो वो भी आता है आपको, वो करते हो ना हाफ ऑफ x1 into y2 minus y3 प्लस, वो डिटरमिनेंट ही होता है बेसिकली, वो 4.2 एक्सरसाइज है, तो वो नहीं करोगे तो चलेगा, बाकी सब कुछ मैंने करवा दिया है। प्रैक्टिस करो, सैटरडे जो एग्जाम होगी उसमें आएगा ये सब कुछ। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं पर भी डाउट जैसा कुछ है, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो वापस कैलकुलेशन चेक कर लेना, आंसर मिल जाएगा, मुझे जिसमें नहीं आने वाला कुछ है ही, ठीक है।
आपको